नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों यहाँ हमारी चल रही है एमसीक्यू और ये आज हमारी 6 नंबर की एमसीक्यू है और हम इस छठी एमसीक्यू में आज देख रहे हैं रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के लिए ये सीरीज़ हितकर ज़रूर होने वाली है। चाहे आप एचपीएससी के स्टूडेंट हों या फिर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हों, आप चाहे यूपीएचईएससी की परीक्षा दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर ये एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप लोगों की जितनी भी तैयारी है वो आप लोगों के लिए और भी अधिक हेल्पफुल हो जाएगी। यहाँ हम पहला प्रश्न देखते हैं आज रीतिकाल का। यहाँ मैंने थोड़े से प्रश्नों को विस्तार दिया है, यानी कुछ प्रश्न सिंपल वे में आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको का विश्लेषण यहाँ ज़रूर करूँगी ताकि आप लोगों को एक प्रश्न के साथ दो प्रश्नों की 3 प्रश्नों को सॉल्व करने का मतलब के लिए मिल जाएं। थोड़ी व्याख्या के साथ यहाँ प्रश्नों को मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगी। देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आचार्य ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? तो यहाँ पर जो नाम है हमारे पास हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर नगेंद्र। देखो यहाँ प्रश्न बनता है, आज किस आचार्य ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? बात चल रही है केशव दास जी की। तो केशव दास जी को मानने वाले नगेंद्र हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा हमारा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया है? अंधकार काल, कला काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से घुमा करके दे देते हैं और इसमें इसी तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा जो है थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है, मोल्ड करके पूछ लिया जाता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आता ज़रूर है परीक्षा में। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया, अक्सर यही पूछा जाता है। तो इसमें चारों में से सही उत्तर होगा श्रृंगार काल या अलंकृत काल, या क्या कौन सा काल क्या कहा है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सही उत्तर होगा गाइज हमारा अलंकृत काल। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो अंधकार काल कहने वाले हैं त्रिलोचन, और जो कला काल कहने वाले हैं वो हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। कला काल भी बहुत पूछा जाता है। अगर श्रृंगार काल की बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, और रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ही, साथ ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है यह। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है बच्चन सिंह, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा गाइज, हमारा इसमें उत्तर आप लोगों को ध्यान देना है। तीसरे का सही उत्तर बच्चन सिंह है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर हैं ऐसा कहने वाले बच्चन सिंह हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो नारी को अगर पूरा भी प्रश्न नहीं आता, सिर्फ यह भी पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा है कि नारी जो है सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो विलास का एक उपकरण मात्र नारी को किसने कहा है, किसने बताया है? तो ये आपका प्रश्न बनता है, रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सही उत्तर इसका गाइज है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हालांकि आप लोगों को सारी रचनाओं के बारे में पता होना ज़रूरी है। रीतिकाल की रचनाकार भी आप लोगों को याद करने हैं, अन्य रचनाकारों की तरह, अन्य भक्ति काल आदि काल की तरह। तो यहाँ अगर हम छंदमाला की बात करते हैं तो छंदमाला में 2 भाग हैं, ठीक है। कितने भाग हैं? 2 भाग छंदमाला में है, 2 भागों में छंदमाला विभक्त है। और छंदमाला किसकी रचना है अगर यह पूछ लिया जाता है तो छंदमाला केशव दास जी की एक प्रमाणिक रचनाओं में मानी जाती है, ठीक है। केशव दास जी की यह रचना है
और इनकी रचनाओं को अगर हम देखते हैं तो केशव दास जी की लगभग 9 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, 9 प्रामाणिक रचनाएं हैं केशव दास जी की। और 9 प्रामाणिक रचनाओं में आपकी पहले नंबर पर रसिक प्रिया आती है, फिर कवि प्रिया है, नक्षिक है, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित है, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। एक बात और बता देती हूँ गाइज आप लोगों को केशव दास जी के बारे में। केशव दास जी, चिंतामणि और बिहारी, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर आता है, इसलिए इनकी रचनाओं को आप लोगों को बहुत बारीकी से याद करना होगा। ठीक है, हालांकि अब थोड़ी थोड़ी डिटेल भी इनके बारे में लेना ज़रूरी है। छठा प्रश्न है डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने के अनुसार रामचंद्रिका है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने रामचंद्रिका को क्या माना है? एक असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर या अलंकार मंजूषा। ये छठे नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। तो इन्होंने, अगर हम देखते हैं तो पीताम्बर दत्त जी ने क्या माना है? ये माना है इन्होंने फुटकर कविताओं का संग्रह रामचंद्रिका के अलावा अगला हमारा 7वां प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य या विरह तिरेक। तो देखो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि हम बात कर रहे हैं रीति मुक्त कविता की। रीति मुक्त कविता का तो मतलब ही यह है कि जो लक्षण ग्रंथों से मुक्त हो, जो स्वच्छंद हो। तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता इस कविता की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। आप सभी को पता है कि अगर हम रीति काल को देखते हैं तो हमारा रीति जो काल है, रीति काल जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? रीति काल को हम 3 वर्गों में बांट करके देख सकते हैं, है ना। रीति काल में आपको एक तो रीति आपको बद्ध मिल जाएंगी, यानी जो रीति से बंधी हुई रचनाएं हैं। दूसरी आपको रीति सिद्ध रचनाएं मिल जाएंगी, है ना। रीति सिद्ध यानी जो रीति को जिन्होंने माना भी है और नहीं भी माना है, तो रीति सिद्ध मिल जाएंगी। और तीसरे नंबर पर आपको रीति मुक्त मिल जाएगी, मुक्त रचनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भागों में हम रीतिकाल को बांट करके देखते हैं और तीनों की विशेषताएं आप लोगों को पता होनी ज़रूरी हैं। 8वां प्रश्न है, इश्कनामा किसका काव्य है? इश्कनामा किसका काव्य है? ऑप्शन है बोधा, घनानंद, भूषण या केशवदास। 8वें प्रश्न का सही उत्तर गाइस क्या होना चाहिए? 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बोधा। बहुत इजी प्रश्न है पर बहुत पूछा जाता है इश्कनामा। अगला हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? ये HPSC 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। तो ये तीनों रचनाएं ही यहाँ पर चिंतामणि की हैं। एक कवि प्रिय जो है, कवि प्रिय की हमने बात की थी, तो कवि प्रिय तो हमारी केशव दास जी की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, छंदमाल, नक्षिक, तो ये सब हमारी केशव दास जी की हैं। तो ये चिंतामणि की रचनाएं आप लोगों को याद करनी है, तो याद होंगी तो इजीली हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार और प्रेम रस की ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है रीतिकाल के बारे में? उन्होंने इसको श्रृंगार काल के बारे में क्यों कहा है कि इसका नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, ऐसा इसमें पूछा गया है प्रश्न में। और ये भी मैं भूल रही हूँ कि किस सन में आया हुआ प्रश्न है, कहाँ, ये HPSC में ही आया हुआ प्रश्न है, 2017 का ही प्रश्न है। तो ये हमारा 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, श्रृंगार और प्रेम रस की रीतिकाल का प्रमुख विषय जो है मुख्य विषय रहा है, श्रृंगार और प्रेम रस। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की मुक्तक रचना है? प्रबंध नहीं, मुक्तक रचना मानी गई है केशवदास जी की। निम्न में से विज्ञान गीता, कविता प्रिया या रसिक प्रिया या छंदमाला। ठीक है, चारों में से सही उत्तर आप लोगों को देना है 11वें प्रश्न का, और इसका सही उत्तर होगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता एक मुक्तक रचना इनकी मानी जाती है। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, केशवदास ने पुराण पुरुष किसे कहा है? भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को या भगवान विष्णु को? तो यहाँ पर देखो आप लोग इजीली देख सकते हो, केशवदास जी ने पुराण पुरुष किसे कहा है ये पूछा गया है।
पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण। तो ये जो है भगवान राम के लिए को पूजते थे, भगवान राम के लिए ही इन्होंने अपनी जैसे रामचंद्रिका केशवदास जी की आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि रामचंद्रिका से कि केशवदास जी की रचनाओं में इन्होंने राम जी को जो है भगवान राम को पुरुष पुराण माना है, परम ब्रह्म तक इन्होंने भगवान राम को ही माना है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सबसे अधिक प्रभाव है? तो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस या पद्मावत। तो इन चारों ग्रंथों में से किसका सबसे अधिक प्रभाव है? गाथा सप्तशती का सबसे अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है बिहारी सतसई पर। गाथा सतसई सप्तशती जो कि प्राकृत की रचना थी, उसका प्रभाव बिहारी सतसई पर देखने के लिए मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में रीतिसिद्ध कौन है? आप लोगों को रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त तीनों को बहुत अच्छे से कैटेगरी में डिवाइड करके आपको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों के नाम याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कवियों में से रीतिसिद्ध कवियों को पूछा गया है, और रीतिसिद्ध कवि सबको पता है कि प्रमुख रीतिसिद्ध कवियों में सबसे ऊपर नाम आता है बिहारी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? ये 15वां हमारा प्रश्न है, और 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या श्रृंगार मंजरी। तो सही उत्तर इसमें गाइज है नवरस तरंग। ये जो रचना है ये प्रताप शाही की नहीं है। अगला 16वां हमारा प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि कौन हैं? 16वां हमारा प्रश्न है, आपको बताया जा रहा है काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। तो इसके सही ऑप्शन यहाँ पर उत्तर है आपका क्या होना चाहिए? केशव दास जी, मतीराम, पद्माकर या भिखारी दास। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर बनेगा गाइज वो बनेगा भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास ने जो है, भिखारी दास की ये काव्योक्ति है। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? गारी गीत एक तरीके से जो है शुभ अवसरों पर गाने वाला, गाँव में गाए जाने वाला गीत है, वो गारी गीत कहलाता है। तुलसीदास जी ने, स्वामी अग्रदास जी ने, केशव दास जी ने या प्राणचंद चौहान जी ने। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर है केशव दास जी ने गारी गीत गवाया है। मिथिला की स्त्रियों से का वर्णन भी इन्होंने किया है, और राम सीता के विवाह का वर्णन आया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ठीक है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? 18वां ये प्रश्न है, और आपको सही उत्तर इसका देना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, बेताल, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 3, पद्माकर भट्ट। हमारा 19वां प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन का वर्णन किया है, या छंद विवेचन का, अलंकार विवेचन या काव्य भेद का? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सर्वांग विवेचन। हमारा 20वां प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर? ठीक है, कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ में, ठीक है, कविताओं में क्या देखने के लिए मिलता है इनकी ऋतु और त्योहार, तो इसी में जीवन को खूबसूरत उन्होंने दिखाया है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा है पद्माकर। पद्माकर ने ऐसा काम किया है कि उन्होंने ऋतुओं और त्योहारों का वर्णन भी अपनी रचनाओं में किया है। 21वां प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ये क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे जाते थे, अंग दर्पण, इश्कनामा, ये सब है ना। तो 21वां प्रश्न जो है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। ऑप्शन है यहाँ रसलीन, बेनी प्रवीण, राम सिंह या मुबारक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1, रसलीन। 22वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? नेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है, हालांकि पहले आया हुआ प्रश्न है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो 22वां प्रश्न है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। 2016 में आया यही प्रश्न 2018 में भी आया है नेट में, कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। ठीक है, तो यहाँ लेकिन आप लोगों को ऑप्शन अलग मिलेंगे। यहाँ जो ऑप्शन है वो अलग हैं, और जो दूसरे ऑप्शन है वो अलग हैं।
तो देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि किस किस ने सतसई की रचना की है और किस किस ने सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि पहले में है, रसनिधि, ब्रंद, भूपति या बेनी प्रवीण। तो आपको 22वें का अगर सही उत्तर देखना है तो बेनी प्रवीण ऐसे हैं जिन्होंने सतसई की रचना इसमें नहीं की है, बाकी इन सब ने सतसई की रचना की है। तो आपको बेनी प्रवीण पर यहाँ टिक करना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? राम सहाय, मतीराम, अमीरदास या चिंतामणि। ठीक है, तो यहाँ पर 23वें का सही उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी इन सब ने सतसई की रचना की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ उक्त जो पद है ये किस कवि का है? ऑप्शन है यहाँ पर बिहारी, चिंतामणि, केशवदास या रसलीन। तो ये बिहारी का है और बिहारी ने राधा रानी से विनय निवेदन करते हुए यह जो पद है वो लिखा है। 25वां हमारा प्रश्न है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के उत्थान का युग है या विस्तार का युग है? चरमोत्कर्ष का युग है या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? तो राजनीतिक रूप से इसको पूछा गया है, यानी राजनीतिक स्थिति रीतिकाल की क्या रही है उसको ध्यान में देते हुए आपको बताना है कि मुगलों के शासन के वैभव के उत्थान का समय है रीतिकाल या विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष का युग है मुगल काल का, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर हमारा 25वें का बनता है चौथा, चरमोत्कर्ष के बाद जो है यहाँ पर ह्रास और पतन का युग देखा गया है मुगल काल के शासन और वैभव में। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है आदिकाल का सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ, ऐसे ही रीतिकाल की भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ आप लोगों को याद रखनी है। सबका थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी याद करोगे तो भी आसानी से हो जाएगा, और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी। अगला हमारा प्रश्न है, भक्तिकालीन कवियों के यहाँ 4 रसों में दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य की व्याप्ति थी, जबकि रीतिकालीन काव्य में एक ही रस प्रधान हो गया, और वह रस कौन सा है? वह रस कौन सा है? तो यहाँ पर थोड़े से प्रश्नों में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, उसको नहीं ध्यान देना, आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। भक्तिकालीन कवियों के यहाँ 4 रसों में से 4 रस कौन कौन से हैं? दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इनकी व्याप्ति थी, जबकि रीतिकालीन कवियों में जो एक ही रस प्रधान था, वह रस कौन सा था वो बताना है। वीर, सख्य, श्रृंगार या विभत्स। तो 29वें का सही उत्तर होगा हमारा श्रृंगार। रीतिकाल में अधिकतर श्रृंगार रस का ही बोलबाला रहा है। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिकालीन नीति और वैराग्य मूलक काव्यधारा का कवि नहीं है? प्रश्न पूछा गया नहीं है, रीतिकालीन में से नीति और वैराग्य मूलक काव्यधारा का कवि नहीं है। ऑप्शन है कविवृंद, दीनदयाल गिरी, भिखारी दास, या चौथा ऑप्शन है गिरिधर दास। तो इसका 30वें का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भिखारी दास। ये नीति और वैराग्य मूलक काव्य इन्होंने नहीं लिखा है। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, डिंगल या ब्रज। अभी मैंने बिहारी सतसई की भाषा आप लोगों को बताई थी, मैं ये भी बता रही हूँ कि रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है, जिसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की भी थी। अगर हम ये देखते हैं तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रज। हमारा अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ नहीं है? अलंकार विवेचन करने वाला कौन सा ग्रंथ नहीं है? सुजान हित जो घनानंद का है, पद्माभरण पद्माकर का है, ललित ललाम मतीराम का है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ये रचनाएं आप लोगों को वैसे भी याद कर सकते हो किसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब यहाँ बताना है आप लोगों को कि अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। तो सुजान हित जो है वो घनानंद का, इसमें अलंकार विवेचन नहीं हुआ, बाकी इन सब में अलंकार विवेचन हुआ है। अगला हमारा 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीतिमुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार है? बोधा, नंबर 2 आलम, नंबर 3 ठाकुर, नंबर 4 ब्रंद। तो 33वें का सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4, ब्रंद। रीतिमुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार माना जाता है इनको। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर की है? सतसई, ललित ललाम, जगत विनोद, रसिक, प्रिया। तो 34वें का सही उत्तर है जगत विनोद।
जगत विनोद जो है वो पद्माकर की रचना है। भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीतिकालीन कवि ने पेश किया है? भक्ति भी लिया है, साथ ही श्रृंगार भी लिया है। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने इनको दोनों को साथ में लिया है? नंबर 1 ठाकुर, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 सेनापति, नंबर 4 पद्माकर। तो 35वें का सही उत्तर है यहाँ पर सेनापति। सेनापति ने ऐसा काम किया है। 36वां हमारा प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? नंबर 1 मतीराम, नंबर 2 रसखान, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 चिंतामणि। तो 36वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मतीराम। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल किस युग को कहते हैं? बहुत इजी सा प्रश्न है, पर जब ये इजी वीजी से प्रश्न आपके मिक्स होकर के आ जाते हैं, यानी सेपरेट में अभी तो ये सेपरेट है, लेकिन जब ये मिक्स होकर के आ जाते हैं तो आप लोगों को फिर आंसर देने में बहुत थोड़ी सी दिमाग लगाना होता है। तो ये तो अभी तो सभी को पता है कि उत्तर मध्यकाल की बात हो रही है और हम रीतिकाल के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो उत्तर इसका रीतिकाल होगा। पर इसको अगर हम बहुत सारे प्रश्नों के बीच में देंगे तो थोड़ा सा उलझ सकते हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? कविदेव, लाल कवि, आलम या बोधा? 38वां हमारा प्रश्न है और इसका सही उत्तर है लाल कवि। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। 39वां हमारा प्रश्न है, विरह बारिश जो कि बोधा की है, आलम केली आलम की है, इसका शिल्प क्या है? ये आत्मचरित काव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं, प्रबंध काव्य हैं या नाटक हैं? तो यहाँ 39वें का सही उत्तर होगा गाइस प्रबंध काव्य। 40वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का विवेचन नहीं है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार निर्णय, भिखारीदास जी की जो रचना है, सुजान हित घनानंद की, जाति विलास देव की। हमें बताना है कि किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का विवेचन नहीं किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर है आपका सुजान हित जो घनानंद की रचना है, उसमें नायक नायिका भेद का विवेचन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे यहाँ पर 40। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं मेरी, और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तैयारी इससे बेहतर हो सकती है, तो वीडियो को प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं जल्दी ही इस रीतिकाल के सेकंड पार्ट में या अपनी नेक्स्ट MCQ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।